पेड़ ऐसे नहीं गिरता है, ये टॉर्क है। आपका जो शोध है उसको अगर चीज़ें सही तरीके से चलें तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, विज्ञान शब्द के माने ही होते हैं विशेष ज्ञान। माता पिता ने एक काम तो कर दिया अपने जीन्स से के, वहां से संघर्ष शुरू करवा दिया। विज्ञान आध्यात्म का ही एक रूप है, तो आध्यात्म विज्ञान से भिन्न नहीं है। जैसे कैंची चलाना, टार्क का प्रयोग हो रहा है। दरवाजा खोलना, टार्क का प्रयोग हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं बात रस। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कई मायने में खास हैं। सबसे पहला, वो एक इनोवेटर हैं, एक शोधी हैं। दूसरा, प्रकृति प्रेमी हैं। और तीसरा, जिस उम्र में जाके लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में आकर वो कुछ ऐसी सोच के साथ काम कर रहे हैं जिसका पेटेंट भी उन्होंने करा रखा है। और जिस शोध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको भी लगेगा यार कमाल का बंदा है। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र पांडे सर का। नमस्कार सर। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपके लिए शोध क्या है? शोधी हैं आप। प्रकृति को जितना जान लिया जाए। शोध के मतलब ही होते हैं खोज के हमने प्रकृति को जितना जान लिया और कुछ नया जाना, वो शोध है। बाकी अलग से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति की, और उसको जानना, ये शोध है। तो हमने भी थोड़ा सा प्रकृति को जानने की कोशिश की और कुछ अलग तरह से जाना, उस पे हमने आगे काम किया। तो वो काम ऐसा है, हमने उसको इंजीनियरिंग की भाषा में टॉर्क कहते हैं। और दिन भर हम लोग टॉर्क का प्रयोग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे कैंची चलाना, टॉर्क का प्रयोग हो रहा है। दरवाजा खोलना, टॉर्क का प्रयोग हो रहा है। टॉर्क एक्चुअल होता है दिया गया बल और गुणे ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसको छोटी सी भाषा में कह देते हैं F इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस। हर जगह प्रयोग करते हैं। और ये अगर सच पूछा जाए तो प्रकृति से ही जाना गया है। जैसे आंधी आई, अभी तो बहुत आ रही है। जी 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 हाँ, तो पेड़ अगर वो डालियां ना हो तो पेड़ नहीं गिरेगा। अगर सीधा ठूंठ खड़ा हो, डाली नहीं है, तो पेड़ नहीं गिरेगा। होता क्या है, फोर्स पड़ा हवा का, और उसके ऊपर जितनी वो दूरी इधर से भी और उधर से भी उसने प्रेस किया, वो टॉर्क बना और उसने गिरा दिया। फोर्स इंटू रेडियस, वो डालियां और उसका फैलाव, वो उसको गिरने में सपोर्ट करता है, आंधी को। पेड़ ऐसे नहीं गिरता है, ये टॉर्क है। तो आपने अभी जो शोध किया है, जो शोध कर रहे हैं, उसमें जिस चीज़ का आपने पेटेंट कराया है, जी जी जी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अभी वो जो है आपके डेवलपिंग मोड में है। जी 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 पेटेंट हमने लिया है मैकेनिकल एम्प्लीफिकेशन ऑफ द टॉर्क पावर पे। होता ये है, इंजीनियरिंग जगत में इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मान्य नहीं है, और इंजीनियरिंग जगत मान्यता नहीं है, उसको नहीं मानेगा कि आप इनपुट ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं। नहीं, फ्रैक्शन में वो इनपुट आपका घटेगा और आउटपुट आपको कम ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में टार्क इंक्लूड कर दें तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, और इसी पे आपका पूरा रिसर्च, सारा कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम 1 हॉर्स पावर इधर से दिया, मान लिया, और बीच में हमने 10 पाउंड फुट का टार्क उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वो
13 हॉर्स पावर 13 पाउंड फुट का टार्क आगे उसमें बन गया जाके 1 हॉर्स पावर है 60 आरपीएम पे, नहीं 1440 पे। तो अब वो जब 13 बन गया तो ये 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया जाके। ये अभी इस डेवलपिंग मोड पे आप अपने लिए एक साथी भी तलाश रहे हैं, जो कह सकते हैं कि जो कि मैं अब थकान महसूस कर रहा हूँ। मैंने इस विषय पे बहुत मेहनत की है और अकेला काम करता रहा, चूँकि जब आप नए रास्ते पे चलते हैं तो साथी नहीं मिलता है। उसमें बहुत झाड़ियाँ होती हैं, कटीले तार होते हैं, वो कटीली झाड़ियाँ होती हैं और कांटे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। वो सब मिलता गया और अकेले काटना पड़ा सब और रास्ता बनाना पड़ा। अब हम बिल्कुल आखिरी मोड़ पे खड़े हैं, थोड़ा सा चलना है एक कदम। हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर और बहुत पैसा खर्च किया है। आप चाहते हैं कि अब कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष या व्यक्ति मिले जो आपके साथ जो है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जो हम थकान महसूस कर रहे हैं वो हमारा कोई एक दाहिनी भुजा बने, दाहिनी भुजा मिले, और दाहिनी भुजा हमको मिलेगी तो क्या जो है खूबी होनी चाहिए उसके अंदर खूबियाँ। वो एक तो समर्पित व्यक्ति होना चाहिए अपने काम के प्रति, सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है। अगर वो समर्पित है तो अच्छा सच्चा साथी साबित होगा। चलिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अभी मैं बता दूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शोध का हिस्सा बनना चाहता है और ऐसा शोध जिसको भारत सरकार द्वारा पेटेंट किया जा चुका है, तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकता है। आपको सीधे राजन पांडे सर से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये जो आपका जो शोध है सर, जो आप इनोवेटिव तरीके से एक इनोवेटर के रूप में काम कर रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे लोग आकर रिटायरमेंट लेते हैं, उस पड़ाव पे आकर आपको ऐसा कैसे क्या दिमाग में आया कि हमको ये चीज़ के ऊपर ये शोध करना है या इसके लिए ये निकालना है? क्योंकि नॉर्मली मैं जो जितने लोगों को आज की दुनिया में देख रहा हूँ, वो लोग अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, युवा पीढ़ी अर्ली रिटायरमेंट की बात करती है। आप जो है 60 पार कर चुके हैं, इसके बावजूद आप जो है एज अ शोध, एज अ इनोवेटर, एज अ शोधी काम में लगे हुए हैं। दिग्विजय बाबू, शुरुआत तो आज के 20 साल पहले से हुई, तब मैं युवा था, अपने को महसूस कर रहा था। लेकिन चूंकि फिजिक्स आड़े आती रही और हम उसका सोल्यूशन ढूंढते रहे, यहाँ पे आड़े आई, यहाँ पे सोल्यूशन दिया, धीरे धीरे और बहुत स्लोली काम हुआ, तो हमको 20 बरस लगे। अब हम फाइनल स्थिति पे खड़े हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम इस पड़ाव पे, चौथा चरण है ना, फाइनल स्टेज है। तो अब लंबे सफ़र पे जाना है। तो लंबे सफ़र पे जाना है तो कुछ छोड़ के जाना है ना। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो क्या महसूस करेगी आगे चल के, जब हमारे पास ईंधन नहीं होगा, हमारे पास कोई ईंधन नहीं है। ठीक है, अब आगे अभी तो डीजल पेट्रोल के 100 साल हुए हैं, 100-125 साल आए हुए, और समापन की स्थिति पे जा रहा है। आप आगे सोचो 200 साल बाद क्या होगा। सूर्य हमको कितना देगा? माना कि सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है एनर्जी का, वो हमें कितनी देगा? हम क्या क्या करेंगे उससे? पंगु हो जाएंगे। पंगु मतलब हमारे हाथ पैर लूले लंगड़े जैसे बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में, तो लूले लंगड़े हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। उसके लिए बराबर ये सोचना था कि हम आगे वाली पीढ़ी को क्या देते हैं। अगर हमने इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ले लिया, टार्क इंक्लूड करके, तो हमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अद्भुत बात है ये। मतलब अगर आपका इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो शोध है उसको अगर चीज़ें सही तरीके से चलें तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, हम उस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें ईंधन नहीं, शुद्ध टार्क से जो है पावर मिलेगा। फोर्स भी पावर ही होता है, टार्क को भी पावर ही बोल देते हैं, सिर्फ एनर्जी को ही पावर नहीं बोलते हैं। हमको जो बल मिलेगा वो टार्क से ही मिल जाएगा। विज्ञान और आध्यात्म, ये दोनों चीज़ें जो है
साथ में चलती हैं क्या? विज्ञान आध्यात्म का ही एक रूप है। विज्ञान, इस भाषा में हम आध्यात्म कह देते हैं। विज्ञान, आपके हिसाब से विज्ञान पर्यायवाची है अध्यात्म की? थोड़ा परोक्ष रूप से, थोड़ा सा परोक्ष रूप से अगर आप देखेंगे। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, आध्यात्म में आपका एक जुड़ाव है, आप देवी के भक्त हैं, इष्ट हैं आपकी। अब उन चीज़ों को देखा जाए और इधर देखा जाए, आप एक शोधी हैं, एक जो है इनोवेटर हैं, आपने एक चीज़ किया है, इसलिए मैं इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो आध्यात्म विज्ञान से भिन्न नहीं है। जो आध्यात्म है वही विज्ञान है। यहाँ तो कई लोग जो है इसको, मतलब कई लोग जो विज्ञान 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 शब्द के माने ही होते हैं विशेष ज्ञान। और हमारे ऋषियों मुनियों ने विशेष ज्ञान अर्जित करने के लिए, आज तो तमाम सैटेलाइट हैं और आपके तमाम यंत्र और उपकरण ऐसे बने हुए हैं जिनसे हम ग्रह, तारे, नक्षत्र सबकी गणित करते हैं। दूरबीनें इतनी ज़बरदस्त हैं अपने पास, है ना। तो लेकिन उन ऋषियों को पूछो जिनके पास कुछ नहीं था, बांस की एक केवल, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं एक खोखली रॉड सी है ना, और उससे गतियों का पता लगाया। उन्होंने कुछ विशेष शोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जाना। ये कहो कि प्रकृति से हटके कुछ किया हो, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ जाना कि कौन ग्रह किस गति से चल रहा है, हमारी जड़ी बूटियां क्या क्या असर करती हैं हमारे शरीर के ऊपर, ये जाना। और आयुर्वेद में देखेंगे, वो भी विज्ञानी है, आयुर्वेद विज्ञानी है, विशेष ज्ञान लिया है। तो आपकी हृदय की गति उसको देख के नाड़ी से, और ये बता देंगे कि आपने भोजन किस तरह का किया है। आज आपने आज अरहर की दाल खाई, यहां तक आपने मक्की की रोटी खाई, जिनको विशेष ज्ञान है। और वातावरण का हर तरह का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, आपके भोजन का, आपकी संगति का, किस संगति में आप बैठते हैं, आप कैसा पानी पीते हैं, कैसी हवा ले रहे हैं, सारा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। ये पीछे शोध इसके हो चुके हैं, ये खोजा जा चुका है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तो अब आप जब ध्यान करते हैं, अध्यात्म में सबसे प्रथम स्थिति आती है ध्यान की। जब ध्यान करते हैं तो आप केंद्रित हो जाते हैं, जिसको शायद आप कंसंट्रेटेड की स्थितियां बोल देते हैं। और जब आप केंद्रित होते हैं, एकाग्र होते हैं, तब आप उस चेतना से जुड़ते हैं जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जो आपके बिग बैंग के समय से जुड़ी हुई चेतना चली आ रही है। ब्लास्ट के बाद एक चेतना ही थी, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक संवाद था, उससे आप कनेक्ट होते हैं। उसके थोड़ा पहले आप आएंगे, अनहद नाद पे आ जाते हैं। आप ज्यादा कंसंट्रेटेड हुए तो आपको एक आवाज सुनाई देती, की ऐसी आवाज आती है। जब बहुत एकाग्र हो जाएंगे, विज्ञान ही तो है, वो साउंड है उस बिग बैंग का, जिसको आप ओम में महसूस कर रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कई बार जो है इन चीज़ों को, जैसे जिनको नहीं मानना होता है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, मतलब मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। कई बार लोग जो है क्या भाई ईश्वर पे, आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है दिग्विजय जी, उनसे कहो फिर आप अपना और अपने बाप का डीएनए कराओ। आप विज्ञान के रूप में अगर जानना चाहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, तो भाई प्रूफ तो तभी मिलेगा ना, आप दोनों का डीएनए करा लो, मान लोगे कि मेरा बाप है। ऐसे नहीं मान रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं मान रहा है, तो भाई डीएनए करा लो, हम तुम्हारे बाप हैं कि नहीं। और कैसे इनको मनाया जाए, जो ये जो छोटी बुद्धि के हैं या जो उग्र स्वभाव के हैं, इनको कैसे मनाया जाएगा, इनको ऐसे ही मनाया जाएगा, है ना। उसके लिए विज्ञान बहुत जरूरी है,
इनको मनाने के लिए आध्यात्म से नहीं मानेंगे। ये युवा पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी है, अपने को आधुनिक कहते हैं, तो ये कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक चीज़ के पीछे आपने राजन सर एक समय मतलब 1-2 दशक लगा दिए और लगातार उस चीज़ को पाने के लिए उस पर रिसर्च करते रहे, सोचते रहे, करते रहे, सोचते रहे, करते रहे। ये आपकी लगन, जिद, संघर्ष, चुनौती सब चीज़ों को दर्शाता है। इसके लिए तो आपको साधुवाद है। लेकिन आज जो अभी जो बच्चे या जो लोग देख रहे होंगे, उन लोगों के रास्ते पे अगर साल भर बाद जो है कोई एक छोटी सी मुश्किलात आ जाती है, तो आपने जो साल भर पहले बड़ा सा सपना देखा था, आदमी उसको वहीं छोड़ के यू टर्न मार लेता है या कुछ और सोच लेता है या कुछ और तरीके से पकड़ लेता है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है परवरिश का। अच्छा, माता पिता अगर बचपन से बच्चे को, बचपन से मतलब ये कि जब वो, जैसे कि चाणक्य ने भी कहा है, लाड़ेत 5 वर्षाणी, आप सिर्फ 5 वर्ष तक दुलार करिए। 10 वर्षाणी ताड़ेत, ताड़ना देने के माने पीटना नहीं होता है, उसको डांटो, समझाओ। तो 10 वर्ष तक उसको समझाओ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिद कर रहा है, नहीं देंगे। अब क्या कर रहा है, आज का समाज क्या कर रहा है, जो भी मांगा वो दे दिया, उसको कहीं संघर्ष नहीं करने दिया। ढोलकिया परिवार लो आप, सूरत के हीरा व्यापारी, उनके यहां हर बच्चा थोड़े से पैसे लेके और 40 दिन 2 महीने अपने दम पे जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। जाओ रोटी खाओ चाहे भूखे रहो, और उसमें उनको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। एक हफ्ते तुमको चाय बनानी है, रोड के ऊपर एक हफ्ता गुजारना है, क्या करोगे? चाय बनाओ, लस्सी बनाओ, मूंगफली बेचो, अपने आप जियो। आज जो बच्चों को ऐसा नहीं करने देते हैं वो संघर्ष नहीं करेंगे। उनको तो आसानी से हर चीज़ मिलती है, और जहाँ आसानी से नहीं मिली वहाँ वो रोने लगे, तकलीफ हो गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये अब ये नहीं हो पाएगा हमसे। अरे संघर्ष थोड़ी गंभीर बात, शायद समाज इसको एक्सेप्ट ना करे। हमारी उत्पत्ति हुई, मैं अपने से ही कहता हूँ, हम समाज के लिए क्यों गए? हमारी उत्पत्ति हुई तो हमारी माँ के गर्भ में एक ओवा आया था, ठीक है, और मेरे बाप ने हजारों स्पर्म छोड़े थे उस एक ओवा से क्रॉस करने के लिए, और उन हजारों से संघर्ष करके तब मैं ओवा में क्रॉस किया था, और तब मैं बना। ऐसे ही हर आदमी बनता है। संघर्ष तो वहां से शुरू हुआ। हमें तो अब हारना काहे का हो। अद्भुत है, ठीक बात है। हम संघर्ष से पीछे हटे, हम हार जाएं। आपने जो भी मेरे लिए बोला, ये तो मेरे नेचर में है। मेरे बाप ने अपने स्पर्म में ये सब गुण डाल के दिए हैं ना, वो जेनेटिक आते हैं, हर आदमी में आते हैं कि संघर्ष करो। और जिनको आगे चल के आलसी बना दिया जाता है, हर चीज उपलब्ध करा दी जाती है, तो हारते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई, रोने लगे। ये लड़ाई जो है इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने तैयार हैं संघर्ष के लिए, और उसी को तैयार करने का काम माता पिता को करना है। माता पिता ने एक काम तो कर दिया, अपने जीन्स से के वहां से संघर्ष शुरू करवा दिया, हजारों से, 10 हजार से लड़के। अब आगे जब वो पृथ्वी पे सांस ले रहा है तो उसको जीवन जीना भी तो सिखाओ। ये तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है। करेगा वो? मेरी माँ तो ऐसा ही करती थी, तुम कर सकते हो बेटा, तुम जरूर करोगे। और मैं करता था। इतना उत्साह तो मुझे कभी नहीं मिला। जब उनका टारगेट और ये कहते तुम कर सकते हो, तो मैं जरूर करता था, और वो टारगेट हिट होता, कितना भी बड़ा और कितना भी टिपिकल टारगेट रहा हो। अभी जो आप जिस चीज़ में अनवरत लगे हुए हैं 20 साल से, अब वो प्रोडक्ट जो है आपके फाइनल स्टेज पे बन के तैयार है, और उस फाइनल स्टेज पे जो है उसका पेटेंट भी आपके पास में है, भारत सरकार द्वारा दिया गया। अब उस अगर छोटी भाषा में समझाया जाए, ये प्रोडक्ट कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके नज़रिए से समाज के लिए, भारत देश के लिए,
और प्रकृति के लिए? कि महीने में 12 बिलियन डॉलर का भारत तेल इंपोर्ट करता है। और अगर हम ऐसे सिद्धांतों पे आ गए, ये तो हमने शुरुआत की है, पहला चरण है, इस पे और आगे लोग आएंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम ऐसे सिद्धांत पे आए कि हम टार्क से और अपने काम शुरू कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमारा ही 12 बिलियन बच जाएगा भारत का। ठीक बात है। अगर जो है पेट्रोल और डीजल का हिसाब किताब हो गया तो फिर बचा। ठीक है, देखो फ्री महसूस करेगी। प्रकृति का भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी गाड़ियां तो जो है डीजल और पेट्रोल से ही चल रही हैं और उससे जो है बहुत सारा उत्सर्जन हो रहा है। प्रकृति के लिए अगर आप सोचेंगे ना, तो पर्यावरण प्रेमी सिर्फ ये गणित लगाते हैं कि इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी दे रही है। गणित ये नहीं लगाते हैं कि जितनी दूर चलती है वो कितनी ऑक्सीजन ले रही है। वो अकेले एक ही नुकसान नहीं कर रही है कोई गाड़ी, कि वो सिर्फ उसने हमको धुआं दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दी। नहीं नहीं नहीं, उसने ऑक्सीजन उससे ज़्यादा ली। वो जो जलता है पेट्रोलियम पदार्थ, वो बगैर ऑक्सीजन के तो कोई चीज़ नहीं जल सकती ना। ऑक्सीजन लेता है तभी वो जलेगी। गाड़ी ने ऑक्सीजन ली, हवा खींची, और वही क्रिया होती है पिस्टन में, उसमें, और जो हवा खींचती है उसमें ऑक्सीजन आती है। उसने ऑक्सीजन ली और अब आपको डबल नुकसान हो रहा है, दोहरा। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड देना। तो पर्यावरणविद अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहे कितनी ऑक्सीजन ले रहा है। लेता है, जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड देता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है वो। और प्रकृति में हमारी सांस के लिए है, वो हमारे लिए है। खा गाड़ी रही है, वो ऑक्सीजन गाड़ी ले रही है ना। तो नुकसान तो बहुत है। अगर हम इस रास्ते पे चले, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस रास्ते पे चली, तो हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। क्या बात है। पर्यावरण फिर हरा भरा हो सकता है, फिर खुशहाल हो सकता है। हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ राजन सर कि नेक्स्ट टाइम जब हम और आप बैठेंगे तो उस समय तक आपके पास आपका जो दाहिना हाथ आप ढूंढ रहे हैं वो आपके साथ हो, और जिस प्रोजेक्ट पे आप लगे हुए हैं, जिस इनोवेशन को आपने अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है, वो इनोवेशन पूरा होकर वो एक मुकाम पे पहुँचे। दिग्विजय जी, जरूरी नहीं है कि कोई इंजीनियर ही हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा है कि वो सोचता है हम कहाँ खर्च करें, हम इंजीनियर हायर कर लेंगे, वो इंजीनियर हायर कर ले, हमारे साथ जुड़ जाए और प्रकृति को बचा ले, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देके जाए। हमें एक दाहिना हाथ चाहिए, हमारा साथी बराबर का। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट जितने लोगों के पास पहुंचेगा उसमें से कोई ना कोई ऐसा हाथ अगर आगे की ओर बढ़ा और हमसे संपर्क करने की कोशिश की, तो आपका कॉल, आपका संपर्क सीधे राजन सर से कराया जाएगा। और अगर आपकी बात उनको समझ में आती है, उनकी बात आपको समझ में आती है, तो ज़रूर हम लोग फिर से एक नया अध्याय यहाँ पे यहीं पे बैठ के जो है बातचीत करेंगे। और उम्मीद करते हैं वो बातचीत बहुत सार्थक होगी प्रकृति के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, धन्यवाद।